अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लें जी, रेड लाइन चलेगी सिर्फ पाकिस्तान वाली। इसके अलावा जितनी रेड लाइनें हैं सारी लीरो लीर कर दी जाएंगी। 9 मई वालों के लिए ज़मीन गर्म हो चुकी है, उम्मीदवार गायब हैं, फ़ोन उनके बंद हैं, जबकि सोशल मीडियाई बदमाशों का मकू ठपने का भी फ़ैसला कर लिया गया है और हाई कोर्ट्स की मुदाखलत नामंजूर। इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट्स को भी मुंह देने का फ़ैसला किया है। ये तमाम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। आज मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वो इस इंतखाबी मुहिम के दौरान अपना हल्का, जहाँ से वो ख़ुद इलेक्शन लड़ रही है, वहाँ पर गई थी। ये जनाब PP 159 है, नश्तर कॉलोनी लाहौर। और जो मंज़र मैंने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियोज़ आई हैं कि वो सिर्फ गुज़र रही हैं जहाँ से मरियम, वहाँ पे तिल धरने की जगह नहीं है। जहाँ जहाँ से गुज़र रही हैं वहाँ वहाँ पे एक जलसा नज़र आ रहा है। ख़वातीन, मर्द, औरतें, बच्चे, वो एक जिसे कहते हैं ना कि वालेहानापन है, लोग उनकी तरफ लपक रहे हैं। और जो लोग ये कह रहे थे कि ये पब्लिक में निकल नहीं सकते, वो भी वो कहते हैं ना, वो कुंडी लगा के घर के पिछले अंदर की चरपाई के नीचे से घुसकर जो ट्वीटें करते थे ना कि जी पब्लिक में निकल कर दिखाएं, तो उनको एक अच्छा खासा मैसेज मिल गया है। अभी यहाँ पे ये बता दूं कि ये अभी सिर्फ मरियम नवाज़ शरीफ निकली हैं, नवाज़ शरीफ ने अभी निकलना है। उसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी इंतखाबी मुहिम की, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट ख़बर यह है कि जी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर बेजा किस्म की तनकीद हो रही थी जब से वो इलेक्शन कमीशन वाले केस का फ़ैसला आया है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले से महरूम होना पड़ा। और जितने ऐसे मुजाहिदीन हैं जो इसको इंसानी बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और जनाब ये जमहूरियत की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, कह रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ये नहीं कह सकता कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने गैर आइनी या गैर कानूनी फ़ैसला किया। आपको याद होगा, हमें भी याद है कि जब उमर अत्याब बंदयाल साहब जज थे, चीफ़ जस्टिस थे, और उससे पहले साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा और ये जितने लोग जज साहिबान थे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील के अलावा किसी दूसरे फरीक को सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे। और उनको उनके वकला को कहते थे कि आप अपने दलाइल लिख कर दे दें, हमारे पास टाइम नहीं सुनने का। सिर्फ PTI का वकील बोलता था। और जबकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने तो लाइव दिखाया पूरी कौम को, 9 घंटे PTI को वकील को वकला को उन्होंने बैठ के सुना, पूरी कौम ने सुना कि उनके पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। कोई आइनी या कानूनी तौर पर वो अपने केस को साबित नहीं कर सके। तो काजी फ़ाइज़ ने फिर चलना है जनाब आइन और कानून के मुताबिक। उसने जज्बा इंसानी हमदर्दी पे और नज़रिया ज़रूरत पर नहीं चलना। तो ये जनाब अब मामला ये है कि ये ख्याल था कि जी वकला को इस्तेमाल किया जाएगा उनके ख़िलाफ़, लेकिन वो काम भी आज हो गया ख़त्म। ख़त्म कैसे हो गया कि पाकिस्तान की जो 2 सबसे बड़ी तंजीमें हैं, जो सबसे बड़ी तंजीम है वो तो है पाकिस्तान बार काउंसिल, उसके वाइस चेयरमैन हारून रशीद और उसके चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन रज़ा पाशा, और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसके सदर शहजाद शौकत, और इनके साथ बहुत सारी बार काउंसिल्स के नुमाइंदों और बार एसोसिएशंस के नुमाइंदों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और जो एक सोशल मीडिया मुहिम चलाई जा रही है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़, और जितना उनके ख़िलाफ़ बातें की जा रही हैं, इन्होंने चीफ़ जस्टिस के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया और कहा है कि चीफ़ जस्टिस ने जो भी फ़ैसले किए हैं सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक किए हैं, और तमाम वकला जो हैं उनके साथ इस सारे मामले पर डट करके खड़े हैं। तो ये एक प्लानिंग थी कि वकला को उनके ख़िलाफ़ किया जाएगा, तो वो प्लानिंग भी यहाँ पर हमें नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। ऊपर से जनाब हुकूमत भी फिर सीधी हो गई है। हमने आपको पहले भी बताते रहे अपने व्लॉग्स के दौरान कि कैसे ये प्लान किया गया है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ को और उनके दीगर जो साथी जजेज़ हैं उनके ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जाएगी, उनके ऊपर हमले किए जाएंगे सोशल मीडिया के। तो फिर जनाब हुकूमत ने कहा कि ऐसी थी तो ऐसी, और फिर वज़ारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नोटिफिकेशन इस वक्त आप मेरे साथ स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी है वज़ारत दाखिला ने, और उसमें उसके जो कन्वीनर होंगे वो एडिशनल DGFIA होंगे, साइबर क्राइम विंग जिनके अंडर आता है। और उसके जो मेंबरान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अफसर होंगे जो कि 20वें ग्रेड के होंगे,
और एक आईएसआई के अफसर होंगे, वो भी 20वें ग्रेड के होंगे। आईएसआई के अगर फ़ौजी अफसर हुए तो वो ग़ालिबन ब्रिगेडियर होंगे, वो ग्रेड 20 में होते हैं। और अगर सिविलियन साइड के हो तो फिर वो उनके जो डीजी लेवल के अफसर हैं वो उसमें होंगे। और तीसरा जनाब एक डीआईजी होंगे, इस्लामाबाद पुलिस के डीआईजी भी ग्रेड 20 का होता है। पीटीए का एक नुमाइंदा होगा, वो भी ग्रेड 20 का होगा। और उसके अलावा ये जो तमाम लोग हैं ये अपनी मावनत के लिए किसी और का भी मेंबर बना सकते हैं इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में। अच्छा जी, इस टीम के जो ज़िम्मा लगाया गया है, इसका जो सेक्रेटरीट होगा वो एफआईए हेडक्वार्टर्स में होगा। और ये 15 दिन के अंदर जो है वो अपनी एक रिपोर्ट मुकम्मल करके वजारत दाखिला को सबमिट करेगी। और इसकी जो मैंडेट है इस जेआईटी का, वो जजों के ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाई जा रही है उस मुहिम की निशानदही करना, इसमें मुलव्वस अफराद को गिरफ़्तार करवाना और अदालतों में पेश करवाना, और मुस्तकबिल की पेशबंदी के लिए भी तजावीज़ देना इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के मैंडेट में शामिल है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर थी। इसके अलावा ख़बर ये है कि जी बहुत सारे लोगों ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, और फिर अब चूँकि वो बतौर पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं रही, तो उसके जितने भी हामी वकला थे या जो उम्मीदवारान थे, उन लोगों ने जो है बतौर आज़ाद उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कागजात नामज़दगी जमा कराए हुए हैं, लेकिन उनको अब चूँकि वो इंतखाबी निशान उनके पास रहा नहीं, क्योंकि वो पार्टी एक सियासी जमात के तौर पर अब मौजूद नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती इलेक्शन कमीशन के उस लिस्ट में। तो फिर लाज़मी बात है आज़ाद उम्मीदवारों को तो फिर मुख्तलिफ इंतखाबी निशान मिलते हैं। अब वो मुख्तलिफ इंतखाबी निशान मिल गए हैं, किसी को चैनक मिल गई है, किसी को खीरा मिल गया है, किसी को बैंगन मिल गया है, किसी को बाल्टी मिल गई है, किसी को स्त्री मिल गई है, किसी को जो भी मुख्तलिफ मिले हैं। अच्छा, अब वो चूँकि उनको इंतखाबी निशानात पसंद नहीं आए, तो उन्होंने हाई कोर्ट से रजू करने शुरू किए हैं, और इस दरख्वास्त के साथ कि जी उनका इंतखाबी निशान तब्दील किया जाए। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन कुछ और है। एक इजलास हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत उसमें तमाम मेंबरान शरीक थे। इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है, और उसके अंदर एक जो चीज़ पाई गई है वो हम आपके साथ अर्ज़ कर देते हैं। उसमें यह है कि जी अब इलेक्शन का प्रोसेस बहुत आगे जा चुका है, और जो बैलेट पेपर्स हैं वो छपने के लिए प्रिंटिंग प्रेसों में जा चुके हैं। और इस सिचुएशन में अगर हाई कोर्ट्स जो हैं वो कहती हैं कि आप इंतखाबी निशान तब्दील करें, तो यकीनी बात है कि दोबारा से नए बैलेट पेपर्स तो नहीं छप सकते, टाइम कोई नहीं, अब इलेक्शन सर पर आ चुके हुए हैं। तो ये फ़ैसला किया गया जो मैं अब आपको ख़बर देने लगा हूँ, कि कोई दबाव कबूल नहीं किया जाएगा, कोई इस सिलसिले में जो है वो कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन अगर हाई कोर्ट फिर भी किसी हलके के बारे में कहती है जी इस बंदे का इंतखाबी निशान तब्दील कर दिया जाए, तो उस हलके का जो इंतखाब है उसको मुलतवी कर दिया जाएगा, इसलिए कि वो अब पॉसिबल नहीं रहा। और उसमें ये कहा गया कि जी 50 अरब रुपए के अखराजात हो रहे हैं इस इलेक्शन के दौरान, और ये सारा जो नहीं है मामला जो नहीं है, अगर हाई कोर्ट इस मामले में मुदाखलत करेंगी तो न सिर्फ ये कि ये इंतखाबात के अल्तवा की कोशिश इसको समझा जाएगा, बल्कि इसका एक बहुत ज़्यादा ह्यूज ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये जनाब फ़ैसला हुआ है कि जनाब अब कोई किसी की बात नहीं मानी जाएगी, जो होना तो हो चुका है, अब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका है, अब इलेक्शन होंगे। इस दौरान अगर कोई आएगा फ़ैसला ऐसा कि जी ये इंतखाबी निशान आप तब्दील कर दें, तो फिर ये मतलब अगर वो चॉइस वाला इंतखाबी निशान, तो वो फिर ये कोई विंडो शॉपिंग या शॉपिंग वाली सहूलत तो नहीं होती ना, कानून तो कानून होता है। तो आरओज़ की तरफ से जो दिए गए इंतखाबी निशान है जी, इलेक्शन उन्हीं पर लड़ना पड़ेगा, जिसने उस पर नहीं लड़ना उसके हल्के का इंतखाब हो जाएगा मुलतवी। तो उन्होंने इस सिलसिले में हाई कोर्ट की तरफ से दबाव ना लेने का फ़ैसला किया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बढ़ते हम आज की अदालती खबरों की तरफ। साइफ़र केस जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केस, उसके जज अबुल हसनात जुल्करनैन वो आज गए हुए थे सेंट्रल जेल अडयाला। अब चूँकि उस केस की आप ये समझ कि तीसरी मरतबा उसके वो नए सिरे से काम शुरू हुआ है, तो उसमें ये जनाब 6 गवाहान जो हैं उनके बयानात जो नहीं हैं आज कलम बंद किए गए हैं, और परसों अब उसकी समाअत होगी, कल उसकी समाअत नहीं होगी। और ये जज साहब ने अंदिया दिया है कि इस केस के अंदर बुध वाले दिन से गवाहान पे जरा का काम शुरू हो जाएगा, यानी कि ये केस भी अब आप ये समझ लें कि बस अपने अंजाम के करीब है, इसका फ़ैसला अब किसी वक्त भी आ सकता है, हफ्ते डेढ़ के अंदर अंदर। अच्छा, दूसरा केस जो था वो तोशाखाना वाला था, उसमें जो एहतसाब अदालत के जज हैं मोहम्मद बशीर वो गए हुए थे। उसके अंदर 2 गवाहों के बयानात आज कलम बंद हुए हैं, और उसकी समाअत जो नहीं है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। और जो इसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट ख़बर है वो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है,
या उसको अलकादर ट्रस्ट वाला केस कह लें, 190 मिलियन पाउंड वाला कह दें, मनी लॉन्ड्रिंग वाला कह दें। ये जो केस है इस पे जो कल है वो फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। जो लोग लाजिम बात है इस वक्त दस्तयाब हैं, जिनमें इमरान खान हैं, बुशरा बीबी इसकी मुलजमा हैं, और बाकी जो मुलजमान है वो तो खैर मुल्क से बाहर हैं इस वक्त, लेकिन जो दस्तयाब हैं उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी, जबकि जो बाकी केसेस हैं उनकी समात भी इसी तरह चलती रहेगी। अच्छा, फिर एक आज केस था जो इद्दत वाला केस था, उसके अंदर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है, और उस केस में इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हुई है, बुशरा बीबी पे भी हुई है, लेकिन बुशरा बीबी जो है वो फ़र्द जुर्म आयद होने से पहले कमरा अदालत से स्लिप होके जेल से फ़रार हो गई। ये डिटेल स्टोरी जो है वो पूरी वाक़या क्या पेश है, ये मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊँगा, जो कि आप सुबह देखेंगे, और इंशाल्लाह जो उसमें डिटेल होगी वो आपको इससे पहले नहीं मिली होगी किसी के पास, तो वो मैं बड़ी डिटेल से करूँगा। वो बहुत एक लंबा व्लॉग बनता है। जो कुछ आज अडेला जेल के अंदर बुशरा बीबी ने वहाँ पर किया है वो एक बहुत तफसीलात हैं उसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहरहाल उनके फ़रार हो जाने के बावजूद जज साहब ने जो है वो फ़र्द जुर्म आयद कर दिया, क्योंकि उनका जी मेरे पास उनकी हाज़िरी लगी हुई है, वो मुझसे पूछे बगैर गई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम उनको अब हाज़िर ही तस्वर कर रहे हैं, और फ़र्द जुर्म हमने आयद कर दी है। और फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद वैसे खान साहब ने काफ़ी कोशिश की कि जी मुझे तो ये अंग्रेज़ी में ये टर्मिनोलॉजीज़ ये नहीं समझ में नहीं आती, लेकिन जज साहब ने कहा कि नहीं भाई जी, अब इसके उन्होंने गवाहान तलब कर ली हैं, अब उसकी फ़र्द जुर्म वाला जो फ़र्द जुर्म आयद होगी इद्दत वाले केस में, अब ये केस जो नहीं है आगे बढ़ेगा। तो ये जनाब ख़बरें ये थी जो मैंने आपसे अर्ज़ की। अब मैं आता हूँ उस खबर की तरफ जो हमारी मेन खबर है कि जनाब इलेक्शन तो हो रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन वो तमाम उम्मीदवारान खान साहब ने आपको पता ही नहीं जानबूझ के उन लोगों को टिकट दिए हैं जो कि 9 मई में मुलवस हैं। अब बुनियादी तौर पे तो वो एक चैलेंज दे रहे हैं, तो वो जनाब फिर चैलेंज है तो फिर चैलेंज ही सही। तो अब ये तय हो चुका है कि जी 9 मई वालों के लिए कोई रियायत नहीं है, ज़मीन उनके लिए कर दी जाएगी गर्म, बंदे होंगे गिरफ़्तार। और आज ही आपने देखा कि शेख रशीद अहमद अबूरी ज़मानत कबल गिरफ़्तारी कैंसिल होने पर उनको भी गिरफ़्तार किया गया। ये भी पहले जनाब बड़े कंधे से कंधा मिला के खड़े थे, बाद में उन्होंने बयान जारी कर दिया अपने भतीजे को साथ बिठा के, नहीं जी मैं तो 9 मई की मजम्मत करता हूँ। अच्छा, इधर से इलेक्शन शुरू हुआ, उन्होंने फिर PTI के वोट लेने के लिए जनाब वो ड्रामेबाजी शुरू कर दी, नहीं मैं तो खान के साथ खड़ा हूँ, मैंने तो चिल्ला भी काटा, मैंने उसके खिलाफ बात नहीं की। अच्छा जी, फिर उसके बाद खान साहब ने भी उनको लात करा दी, उनके मुकाबले में अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। और फिर जनाब गेट नंबर 4 के ख़िलाफ़ वो बोले थे ज़िंदगी में पहली दफ़ा इमरान खान की वोट लेने के लिए, तो वो भी काम गले पड़ गया। गेट नंबर 4 पर ही हमले का, यानी कि GH के ऊपर हमले के केस में मौसूफ आज फिर गिरफ़्तार हो गए। तो भाईजान बात यह है कि ये जो लोग कहते थे ना कि ये खान हमारी रेड लाइन है, और ये फ़लानी चीज़ हमारी रेड लाइन है, फ़लानी चीज़ हमारी रेड लाइन है, तो उन्होंने कहता है जनाब जितनियाँ रेड लाइना ने, पाकिस्तान एक रेड लाइन है। जो पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा, रियासत पाकिस्तान पर हमला करेगा, रियासत पाकिस्तान के इदारों पर हमला करेगा, उन तमाम लोगों की तमाम रेड लाइनें लीरो लीर कर दी जाएंगी। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि जनाब जो उम्मीदवारान बने थे रेड लाइन वाले वो सारे गायब हैं, फ़ोन उनके बंद हैं। अब इतनी तो उनकी पोजीशन है नहीं कि वो 9 मई के हमले के मुलजमान हैं, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं वो, तो आके अपनी कंपेन चला लें, कंपेन चला नहीं सकते, तो सारे के सारे हो गए हैं मफरूर, और उनको तमाम लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। एक नई मुहिम की जा रही है, जो 9 मई के मफरूर लोग हैं उनकी गिरफ़्तारियों के लिए दोबारा से जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे इस वक्त सरगर्म हो चुके हैं। अच्छा, एक तरफ तो इमरान खान साहब ये चाहते हैं ना कि 9 मई वाले लोग जो नहीं है वो उनको मैं बनाऊँ उम्मीदवार, दूसरी तरफ जो है वो उस्तादियाँ भी कर रहे हैं, वो कभी वो शेर अफजल मरवत को सपोर्ट कर देते हैं, कभी फिर उसके नीचे से सपोर्ट निकाल देते हैं, ऊपर से शेर अफजल मरवत जो है और जो पार्टी के तर्जुमान रऊफ सिद्दीकी वो आपस में मतलब गुत्थम गुत्था हुए हुए हैं। शेर अफजल मरवत तो खैर बहुत ही वाहियात ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं रऊफ सिद्दीकी रऊफ हसन के ख़िलाफ़, और पता नहीं कौन कौन से जानवरों के नाम लेकर उनको मुखातिब कर रहे हैं। ऊपर से जनाब वो रऊफ़ हसन साहब जी वो कहते हैं कि शेर अफजल मरवत का जो बयान है वो पार्टी पॉलिसी नहीं है। इमरान खान जेल के अंदर कह रहे हैं वो जी शेर अफजल मरवत जी अपनी मर्जी करता है जी, उसको उधर भेजो KP भेजो तो सिंध चला जाता है, सिंध भेजो तो KP चला जाता है। तो अंदर भी उनके अब बहुत सारी लड़ाइयाँ जो हैं इस वक्त बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। स्पेशल सीटों से तो वो वैसे ही मतलब फारग हो चुके हुए हैं, क्योंकि अब वो पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती, तो ख़वातीन की मखसूस नशस्तों पर या अक़लीती नशस्तों पर तो अपने बंदे ला ही नहीं सकती। तो अब सिचुएशन ये है कि जो उम्मीदवारान हैं जो 9 मई में मुलविस नहीं हैं
वो लड़ेंगे जी इलेक्शन, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। वो लड़ें इलेक्शन, अपना वोट ले सकते हैं, ले लें, जीत सकते हैं, जीत लें। लेकिन भाईजान ये काम इतना सौखा नहीं है, क्योंकि ज़मीन अब काफ़ी गर्म हो चुकी है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।